हमने कंस्ट्रक्शन इसकी की है ना, ए टेंसर बी की, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि हमें पता है कि इसके इक्वल, ये कोशेंट ग्रुप है, ये कोशेंट मॉड्यूल है ये, ठीक है, कोशेंट। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन थी कि ए जो था ये था राइट आर मॉड्यूल, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप, और बी क्या चीज है, बी लेफ्ट आर मॉड्यूल और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। फिर हमने क्या किया, इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया, एक तो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होगा ये भी एक क्या कर रहा है, मॉड्यूल फॉर्म कर रहा है, तो ये मॉड्यूल आ गया। फिर बाइलिनियर रिलेशंस डिफाइन किए, और बाइलिनियर रिलेशन से एक सब मॉड्यूल डिफाइन किया डब्ल्यू, और फिर उसके साथ क्वोशंट ले लिया, तो वो टेंसर बन गया। अब हम इसके हर एलिमेंट को क्या कहते हैं कि ये टेंसर है। तो टेंसर हो सकता है किसी और फील्ड में भी, किसी और सब्जेक्ट में आपने लफ्ज सुना हो टेंसर, नहीं सुना, हो सकता है आगे सुनेंगे अप्लाइड के कुछ में। तो वो टेंसर ये होता है एक्चुअली, ठीक है, इस चीज, सॉरी, हाँ, तो वो टेंसर ये यहाँ से आता है टेंसर, ठीक है। तो ये टेंसर एक एलिमेंट होता है, और किसका एलिमेंट होता है, ये जो मॉड्यूल है ये वाला, इस मॉड्यूल का एक एलिमेंट है। अब हमने एक ये इस तरीके से बनाया है, तो वो जरूरी नहीं कि कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से, वो डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक दूसरी कंस्ट्रक्शन बताने वाला हूं, ठीक। वो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, वो इस तरह से होती है। अच्छा, यहाँ अच्छी खासी चीजें तो मैंने यहाँ आपको बता ही दी थी इसमें। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ यही नहीं कहा था कंस्ट्रक्ट करें, ये भी बता दिया था भाई, यही इंपॉर्टेंट था, इससे सब पता चल जाता है कि ये जो है कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। बहरहाल इसी कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। तो एफ क्या है, एक फील्ड है। एफ क्रॉस क्या है, एफ क्रॉस जो है वो, हाँ, फील्ड एक्सेप्ट जीरो। जब ये फील्ड एक्सेप्ट जीरो हो गई तो इसका मतलब एडिटिव ग्रुप नहीं बन सकता। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप ये नहीं हो सकता, क्योंकि अबेलियन ग्रुप के लिए एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए, तो जीरो इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये जो जिस तरीके से हम पहले बना रहे थे वैसा नहीं हो सकता। जी जी जी, इसका मतलब ही यही होता है मल्टीप्लिकेटिव, इसीलिए मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, या कई जगहों पे, कुछ जगहों पे ऐसे कर देते हैं कि इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं। इसका मतलब भी यही होता है, एफ स्टार या एफ क्रॉस एक ही चीज होती है, और इसका मतलब होता है एफ माइनस जीरो, जी। और बाज लोग जो है एफ के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, इसका भी यही मतलब होता है। मुख्तलिफ नोटेशंस हैं, कहीं पे कुछ लिखा होगा, कहीं पे कुछ लिखा होगा, तो बता दिएगा। ये जो एफ स्टार है ना, ये एक ऐसी नोटेशन है जिसमें फिर बताते नहीं है कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको पता नहीं चाहिए। इसके अलावा एफ डॉट को यूज करता है या एफ क्रॉस यूज करता है, तो नॉर्मली बता देता है, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से जो है ना, एफ क्रॉस ज्यादा जो है वो नेचुरल वो है, क्योंकि एफ क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो है, इसको हम ग्रुप कर रहे हैं, तो एफ क्रॉस हो जाएगा। स्टार के लिए भी हम मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वो भी ठीक। तो ये मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन ग्रुप है। अब ये पूछ रहे थे कि क्या एफ स्टार की मॉड्यूल ओवर, अच्छा ये मॉड्यूल होगा, ठीक है ना, ओवर जी मॉड्यूल होगा। हर अबेलियन ग्रुप ओवर जी जो है वो मॉड्यूल होता है, ये हमने जो है वो बात करी थी। तो ये भी जो है वो मॉड्यूल होगा, ठीक है। अब ये जो है एफ स्टार जी मॉड्यूल होगा, तो वो जी मॉड्यूल में जाहिर है कि आपको मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी जी की इसके साथ। तो जी की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगी, वो ये बताया हुआ कि जी का एक्शन जब एफ स्टार पे होगा, ये वैसे ही है जैसे ग्रुप एक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी का एक्शन जब एफ स्टार पे होगा तो रिजल्ट हमारे पास एफ स्टार आएगा। यानी कि ग्रुप एक्शन में समझ लीजिए कि ग्रुप वाला काम जी कर रहा है, और वो जिस सेट पे एक्शन लिया जाता था वो एक्शन जो है वो क्या हो रहा है, एफ क्रॉस। ये उस जैसे मैं बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे वो नहीं है, ये स्टार एक्शन जो है वो कह रहे हैं ये मल्टीप्लीकेशन है, इसकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी, जिसे वेक्टर स्पेस में स्पेशली कहते हैं। अब हम ये इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि जो z का एलिमेंट है, कोई भी इंटीजर, वो जब f क्रॉस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा
तो इनकी मल्टीप्लीकेशन हम डिफाइन करेंगे इस तरह से कि वो a की पावर m, ठीक है। फॉर ऑल, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f एंड m बिलोंग्स टू z, ये लिखना जरूरी है ताकि पता चले कौन किसका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको चेक करना है कि ये क्या जो है वो मॉड्यूल होगा या जो है वो नहीं होगा। तो इस फंक्शन के लिए तो ये मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है मैंने कुछ बताया था इसके बारे में, देखते हैं ऊपर, अगर इसके बारे में कुछ नहीं है तो बता देता हूँ, वरना उसी में से थोड़ा सा एक्सप्लेन जी। U4 का बताया था, सही है, याद आ गया। चलें, ये इन जनरल है तो इसके बारे में बता दें, उसी से शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बताया। अच्छा, तो अब हमें ये बात पता है कि एफ स्टार जो है वो एक या एफ क्रॉस जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब अगर इसके लिए मॉड्यूल की कंडीशंस प्रूव करनी है तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि ऐसे कर लेते हैं, एम स्टार ए प्लस बी, ए प्लस बी ले लेते हैं, ये बराबर होना चाहिए किसके, सॉरी, इनके दरमियान जो एफ स्टार है, इनके दरमियान तो मल्टीप्लिकेशन है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, इसीलिए एडिशन वाला ए डॉट बी, मल्टीप्लिके विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है ना, तो एफ स्टार के आपस में एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई, ऐड तो नहीं हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एम, अब ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये होगा क्या, ये हो जाएगा ए डॉट बी और इसकी पावर एम, इसके मुताबिक, ठीक है। अब क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर पावर होती है तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एम डॉट बी टू दी पावर एम, और फिर ये हो जाएगा एम स्टार ए डॉट एम स्टार बी। और हमने ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी एफ स्टार के या एफ क्रॉस के किसी एक एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट पे पावर एम ले ली जाए, यानी इंटीग्रल पावर हो, तो वो उसी में होता है। तो और होता भी ऐसे ही कि इंटीग्रल पावर का मतलब है वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, पावर 2 लेंगे तो इसका मतलब होगा वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, पावर 3 लेंगे तो इसका मतलब है 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इसको देखें और इसको देखें तो ये पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि m प्लस n, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, ये बात ध्यान में है, ठीक है। जी मॉड्यूल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, स्टार ए, ये बराबर होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शुरू में लिख दूंगा या आखिर में लिख देता हूँ, ये सब के लिए होगा जितनी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ क्रॉस एंड फॉर ऑल m and n belong to z, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा, और हमें ये बात पता है कि अगर पावर ऐड हो रही है तो इसका मतलब होता है कि a टू दी पावर m डॉट a टू दी पावर m n हो जाएगी, और फिर ये हो जाएगा कि ये जो है तो ये m स्टार a प्लस n स्टार a। तो अब देखें, आप अगर इसको देखें और इसको देखें, वो ऐसे उस वक्त भी किसी ने पूछा था, मुझे याद है, कि ये प्लस नहीं आएगा, ये प्लस कैसे आ गया, तो ये प्लस ही आएगा क्योंकि ये सॉरी, ये जो है, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन आएगा, मैंने प्लस गलती से लगा दिया, उस वक्त किसी ने पूछा था कि ये प्लस आना चाहिए, तो प्लस नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन, यानी ये प्लस जो है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये है, देखिए ना, एम स्टार जो है इधर आ जाएगा, ये एन इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा, ये किसका एलिमेंट है, ये एफ क्रॉस का, ये भी किसका एलिमेंट है, एफ क्रॉस का, तो एफ क्रॉस के दो एलिमेंट तो मल्टीप्लाई होंगे ना, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये कंडीशन जो ये वाली है, ये कंडीशन में कन्वर्ट होगी।
तीसरी प्रॉपर्टी m n स्टार a, ये बराबर होना चाहिए mn स्टार a। तो ये हो जाएगा m, यहाँ ब्रैकेट का मतलब स्टार है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट स्टार लगा देता हूँ, m स्टार, ये हो जाएगा a टू द पावर n, और फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये फिर पावर बन जाएगा, तो a टू द पावर n और उसकी पावर m, और पावर के पावर मल्टीप्लाई होती है a टू द पावर mn, और ये हो जाएगा a टू द पावर mn हो गया, तो इसको कर दिया mn स्टार a। तो ये इस तरह से था, तो ये इस तरह से। और फोर्थ लास्ट प्रॉपर्टी है 1 स्टार a इज इक्वल टू a टू द पावर 1, और a टू द पावर 1 क्या होगा, a, तो 1 स्टार a की इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने वेरीफाई कर लिया जी। अच्छा, इसकी की ये पहले मैंने एफ स्टार बता चलो। अब इसके बाद जो है ये हमें पता चल गया कि एफ क्रॉस इज ए जी मॉड्यूल। जी मॉड्यूल में लेफ्ट या राइट का चक्कर नहीं होता, ठीक है, बस जी मॉड्यूल है ये। अब ये मॉड्यूल है तो इसका मतलब है कि आप उस तरह से टेंसर प्रोडक्ट ले सकते हैं जिस तरीके से हमने अभी देखा, ठीक। तो जब हम इसका जो है वो बनाएंगे तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने बनाया एफ क्रॉस डायरेक्ट सम विद एफ क्रॉस। इसके एलिमेंट्स कैसे डिफाइन करेंगे, इसके एलिमेंट्स ऐसे डिफाइन करेंगे कि हम ये कहेंगे कि इसके एलिमेंट्स होंगे a कॉमा b, ठीक, सच दैट a b बिलोंग टू एफ क्रॉस। सिंपल सी बात है, ये पहला वाला भी एफ क्रॉस है, दूसरा वाला भी एफ क्रॉस है, क्योंकि एफ क्रॉस डायरेक्ट सम विद एफ क्रॉस है। ये वेरीफाई आसानी से किया जा सकता है कि एफ क्रॉस का डायरेक्ट सम एफ क्रॉस के साथ एक जी मॉड्यूल होगा, क्योंकि एफ क्रॉस भी जी मॉड्यूल है। जैसे आपने पढ़ा था, ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आप लोगों को बताया था कि जो है वो अगर एक ग्रुप जी है, वो एक अबिलियन ग्रुप है, तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट दो का वो भी अबिलियन ग्रुप होगा। इसी तरह से जो है वो तीन हो तो भी उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो अबिलियन ग्रुप होता है, ग्रुप हो तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी ग्रुप होता है। इसी तरह से रिंग के लिए भी होता है, अगर एक ग्रुप है एक रिंग है तो उन दोनों का रिंग का डायरेक्ट प्रोडक्ट भी रिंग होता है, और इसी तरह से जो है मॉड्यूल्स में भी होता है। लेकिन उस मॉड्यूल्स में फिर लेफ्ट और राइट की जो है इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन यहाँ मसला नहीं है। यहाँ क्यों मसला नहीं है, यहाँ इस वजह से मसला नहीं कि जी मॉड्यूल तो होता ही बाई मॉड्यूल है, तो जब बाई मॉड्यूल है तो लेफ्ट हो या राइट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस चीज का इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसे मैं लिख देता हूँ वेरीफाइएबल, आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, वेरीफाई। तो F क्रॉस by F cross is a Z मॉड्यूल, ठीक है, ये हमारे पास एक Z मॉड्यूल है। अब क्या करना है, अब हमें इसका एक सब मॉड्यूल बनाना है। अब सब मॉड्यूल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने जो है वो इस तरह से बनाया कि A1, अब देखें
हमने लिखा A1, अब उसी तरह से बनाना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 मल्टीप्लाई बाई A2 कॉमा B, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हम क्या लिखते थे बीच में, जो यहाँ पे मॉड्यूल होता था उसके ऑपरेशन, अब क्योंकि इस मॉड्यूल का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर ये लिखेंगे, ये चेंज है इसमें। आपने ऐसे ही किया था? चलें ठीक है, तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद ये यहाँ माइनस ही आएगा जी, यहाँ पे माइनस, अच्छा यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। उसकी वजह ये कि जी मॉड्यूल बन गया ना, बाकी सब ऐसे ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना, तो ये मॉड्यूल, तो ये हो जाएगा माइनस A1 कॉमा B माइनस A2 कॉमा B, ये पहली कंडीशन। ये दूसरी रिलेशन क्या हो जाएगा, A कॉमा B1 डॉट B2 माइनस A कॉमा B1 माइनस A कॉमा B2, और तीसरा जो है अब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि A टू द पावर M कॉमा B माइनस, अब क्योंकि वो जो स्टार होता था, स्टार वो क्या करता था, पावर बनाता था, तो यहाँ पावर की फॉर्म में आएगा A कॉमा B टू द पावर M, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये तीन, ये कंडीशंस आ गई। जब ये तीन कंडीशंस हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएंगी, तो हम ये कहेंगे कि लेट W be a submodule of F cross by F cross generated by वन, टू एंड थ्री, इन तीनों से जनरेट हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि W के जो जनरेटर हैं, हम इसी तरह से लिखते हैं ना, अगर किसी को जनरेटर W ऐसे जनरेटर, ठीक है ना, एक सिंगल होता तो एक लिख देते थे, ये तीनों यहाँ लिख देंगे A1 डॉट A2, अच्छा यहाँ ये लिख देना इन सब के लिए फॉर ऑल A1 A A1 A2 B B1 B2 सब किसके एलिमेंट है, F क्रॉस के एलिमेंट, A1 डॉट A2 कॉमा B माइनस A1 कॉमा B माइनस A2 कॉमा B कॉमा A कॉमा B1 डॉट B2 माइनस A कॉमा B1 माइनस A कॉमा B2 A टू द पावर M कॉमा B माइनस A B टू द पावर M, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डिफाइन करेंगे y, जो कि डिफाइन, ये हमने सब ग्रुप जो सब मॉड्यूल डिफाइन किया था, अब हम क्वोशंट मॉड्यूल y डिफाइन कर रहे हैं, जो कि F क्रॉस का डायरेक्ट सम F क्रॉस के साथ और उसका क्वोशंट ले लेंगे W के साथ। तो अब इसके एलिमेंट जो होंगे, ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह से होंगे A क्रॉस B प्लस W जो है ये बिलोंग करेगा किसको, Y को, क्योंकि ये क्वोशंट है, ठीक है ना। ये इसको हम कहेंगे कि ये, सॉरी ये प्लस मैंने लिख दिया, ये प्लस नहीं होगा, बल्कि ठीक है, इसको कोसेट है तो आप इसे प्लस ही लिख दें, ये मल्टीप्लिकेटिव
एफ क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन ये आपने ऑर्डर पेयर के साथ जो है वो एडिटिव बनाया है। ठीक है, एफ क्रॉस को आपने वैसे ही बनाया है। तो अब हम डिफाइन करेंगे किस तरह से कि इफ, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ए टेंसर बी जो है ये होगा ए क्रॉस बी प्लस डब्ल्यू, यानी कि इसको हम कोसेट क्लास की सूरत में कहेंगे। तो अब ये जो थे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ये वाला एलिमेंट, ये अगर हम यहाँ लिख देंगे तो क्या होगा, वो डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। और डब्ल्यू इसकी क्या चीज है, आइडेंटिटी है। ठीक है ना। तो अगर आइडेंटिटी है तो फिर हम उसे जो है वो 0 के बराबर लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उसमें हम लेके आए थे, तो इसमें A1 डॉट A2 कॉमा B1 सॉरी कॉमा B माइनस A1 कॉमा B माइनस A2 कॉमा B प्लस W जो है वो W हो जाएगा इन Y, और W जो है वो Y की आइडेंटिटी है तो 0 होगा। तो अगर W में लिखेंगे तो इसकी कोसेट क्लास क्या हो जाएगी, यानी ये जो है कोसेट है, तो कोसेट क्लास जिसे रिप्रेजेंट करेंगे A.A2, और यहाँ पे हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेंसर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये टेंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद B, ये नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछ लें भाई, A1 टेंसर B माइनस A2 टेंसर B इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हो जाएगा A1 डॉट A2 टेंसर B इज इक्वल टू A1 टेंसर B प्लस A2 टेंसर B। जी, W कोसेट नहीं है, W सब मॉड्यूल है, और जब प्लस W होगा तो फिर ये कोसेट होगा, ये पूरा कोसेट। और अगर ये वाला W ले रहे हैं तो ये वाला W जो है एक आइडेंटिटी के हिस्से से है, कर्नल नहीं, आइडेंटिटी। कर्नल में तो बहुत सारी चीजें आती है, आइडेंटिटी में सिर्फ आइडेंटिटी एक एलिमेंट की होती है, यूनिक। यानी कि ये जो पूरा सेट W है, पूरा मॉड्यूल, ये इसमें जो इसका कोशेंट है Y, इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट होगा। तो हमेशा आइडेंटिटी जो होती है वो एक एलिमेंट होती है। तो इस तरह से ये आपके रिलेशन आ गया, ये समझ ले पहला रिलेशन आ गया। और वो जो दूसरे वाले से अगर आप निकालेंगे तो आपके पास दूसरा रिलेशन आ जाएगा, ये पहला रिलेशन आया। दूसरा रिलेशन क्या आएगा, ए ऑडियो इसमें कह रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं। अच्छा, पहले ये बनाया हमने, अब इसका दूसरा बनाया, इससे हमारे पास जो रिलेशन आया ए टेंसर बी, ए टेंसर B1, ए टेंसर B1 प्लस ए टेंसर B2, और तीसरा जो है ए टू द पावर m टेंसर B, ये हो जाएगा a टेंसर B टू द पावर m। ठीक, और इसको भी अगर हम देखें तो ये भी जो है वो आपके पास, ये क्या होता है, ये भी Z मॉड्यूल होता है। ठीक, और इसमें भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन हो सकती है कि m स्टार a टेंसर B अगर लिखा है तो ये एक्चुअली a टू द पावर m टेंसर B या a टेंसर B टू द पावर m जो है वो हो सकता है। ठीक, बहरहाल देखिए, इससे हमें ये आइडिया क्या मिला है, ये तो हमने बना लिया ना, ये इससे हमें आइडिया ये मिल रहा है कि कोशेंट लेने से हम कुछ रिलेशंस जो है वो इस ग्रुप, इन ग्रुपों में, ये एक्चुअली क्या है, ये अबिलियन ग्रुप्स है ना, मॉड्यूल हैं, ये अबिलियन ग्रुप्स हैं, इनके अंदर हम रिलेशंस ला सकते हैं। और कैसे लेके आ रहे हैं रिलेशंस, कोशेंट्स के जरिए रिलेशंस लेके आ रहे हैं।
क्वोशंट लेते हैं तो रिलेशंस हमारे पास आ जाते हैं, और वो आते हैं उन क्वोशंट प्रोडक्ट में। मतलब वो जो वो जो टेंसर प्रोडक्ट है उसमें, या क्वोशंट ग्रुप में आ जाते हैं, सब मॉड्यूल डिफाइन करके। यानी हम, हमारा जो है वो मतलब प्रोसीजर क्या होता है, हम सब मॉड्यूल डिफाइन करते हैं, उस सब मॉड्यूल में क्या होता है, उस सब मॉड्यूल के कुछ जनरेटर्स डिफाइन करते हैं, उनसे वो सब मॉड्यूल जनरेट हो रहा होता है। जब उस सब मॉड्यूल का क्वोशंट लेते हैं ओरिजिनल मॉड्यूल से, तो जो क्वोशंट मॉड्यूल होता है उसमें उसके जनरेटर जीरो हो रहे होते हैं। तो जनरेटर जीरो होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास रिलेशन बन जाता है, यानी कि एक इक्वेशन बन जाती है। यही तो हुआ था पिछले वाले में, देखें आपने ये क्या किया था, ये सब लेफ्ट साइड पे था और एक एलिमेंट की सूरत में था, और क्योंकि डब्ल्यू के अंदर ये थे, इससे जनरेट हो रहे थे, तो ये डब्ल्यू के जरिए क्वोशंट ले लिया, तो इस क्वोशंट में ये चीज जीरो हो गई, जीरो हो गई तो हम उसको, मतलब जो मॉड्यूल के जो तरीकेकार होते हैं कि आइडेंटिटी यानी इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करा के हमने ये रिलेशन बना दिया। अब हम ये, इससे फायदा क्या होता है, कहीं पे भी इस तरह की चीज आ रही होती है, कहीं पे भी कहीं पे भी अगर इस तरह की चीज आ रही होती है ये, तो हम इसकी जगह जो है वो ये लिख सकते हैं, या इसकी जगह ये लिख सकते हैं कैलकुलेशन के दौरान। क्योंकि अब जब, अभी तक तो हम ये करते हुए आए थे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपने पढ़ा था, हम ये देखते थे एक ग्रुप से एलिमेंट दूसरे ग्रुप में जा रहा है, उनके मॉर्फिज्म्स हैं, बस ये लेके इससे आगे हम नहीं बढ़ते थे। अब हम देखेंगे इस तरीके से कि अगर हमारे पास जो है वो क्या है, एक ग्रुप है, अब उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनके बिहेवियर को देखेंगे, यानी कि वो एलिमेंट्स आपस में ऐड हों तो क्या तरीके का होते हैं, यानी कि आपस में जब ऑपरेशंस उनके होते हैं तो ऑपरेशंस के बाद उनकी सिंप्लीफिकेशंस कैसे होती है, इन एलिमेंट्स की ही सिंप्लीफिकेशन। अभी तक तो हमने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी थी कि एलिमेंट्स की सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़े। हम तो ज्यादा ये कहते थे ये उसका कर्नल है, ये इसमें चला गया, ये एक एलिमेंट इधर है तो फिर दूसरी तरफ चले जाएगा, उसके ऊपर फंक्शंस लगा दिया, तो इस तरह इसी तरह से देख रहे होते थे, ये सब ग्रुप बता दिया। इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट है तो उसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा जाएगा, एक बड़ा सा एलिमेंट है तो उसको छोटा करके कैसे लिखा जाएगा, ऐसा होता है ना। आमतौर पे आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन तो करते हैं, वो एक्चुअली वो क्या होती है, वो सब फील्ड के एलिमेंट होते हैं, फील्ड के एलिमेंट होते हैं, रियल नंबर की एक फील्ड होती है, उसके एलिमेंट्स होते हैं, उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह करके एक आखिर में रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सब उसकी कैलकुलेशंस पता है कि ऐसे होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि हमारे पास जो इस तरह के मॉड्यूल्स होंगे, उन मॉड्यूल्स की कैलकुलेशंस आपस में करेंगे, और उन मॉड्यूल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स दरअसल पॉलीलॉग्स होंगे, वो फंक्शंस होंगे, लोगैरिथमिक फंक्शंस होंगे, पॉलीलोगैरिथमिक फंक्शंस, इसमें डाइलोगैरिथमिक फंक्शन। तो ये जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं इस वक्त आपको इस तरह से आपको कुछ अर्थे अभी नहीं, आगे चलकर जो है वो पॉलीलॉग्स नजर आएंगे, ठीक है, या पॉलीलॉग्स के बजाय अगर मैं ये कहूँ कि लोगैरिथम नजर आएंगे या डाई लोगैरिथम नजर आएंगे तो वो ज्यादा सही है, क्योंकि पहले इनिशियली हमें ये देखना है, लोगैरिथम और डाई लोगैरिथम जो है इनको देखेंगे। तो बस ये है कि इस तरह से वो फंक्शंस होंगे और उनकी आपस में कैलकुलेशंस होंगे, वो हम उसमें ग्रुप थ्योरी को और ये टेंसर्स को यूज करेंगे। एक ऐसा करते हैं कि और जो है वो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि एक और जो है वो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए भी कुछ रिलेशंस जो हैं वो डिफाइन करेंगे। यानी कि ये आपको नजर आ रहा है क्या चीज, एफ क्रॉस टेंसर एफ क्रॉस। अब इसके अंदर फर्दर रिलेशंस हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं और रिलेशंस हम डालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक सब ग्रुप डिफाइन करेंगे, इसका एक सब ग्रुप डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो फर्दर देखेंगे। देखें, इसका जो सब ग्रुप हम डिफाइन करते हैं कि हमने लिखा कि वो जो सब ग्रुप होगा वो किससे जनरेट होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि वो जनरेट होगा इस एलिमेंट से, एक ए, चलिए ए बी बहुत हो गया, अब एक्स वाई में चलते हैं। एक्स टेंसर वाई प्लस वाई टेंसर एक्स, ये एक है।
और दूसरा, असल में ये दो अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं, ये एक ही है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो आसानी के लिए आपके लिख देता हूँ इस तरह से। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एफ क्रॉस, ये दो रिलेशन आ गए। तो अब W हमने उसके लिए कर दिया था, Y तो कोशेंट के लिए किया था, X Y Z, चलिए Z कर लेते हैं। ये वो Z नहीं है जो इंटीजर्स वाला है, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये हम कहते हैं कि एक ये ग्रुप है या सब मॉड्यूल है इसका, जो कि जनरेट हो रहा है इस एलिमेंट से, X टेंसर Y प्लस Y टेंसर X, ठीक है। हाँ, ये सब ग्रुप है। इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे? इसके अंदर तो ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना, A टेंसर B, इसके अंदर ऐसे होंगे, सच दैट ए बी बिलोंग टू एफ क्रॉस। एफ क्रॉस टेंसर एफ क्रॉस में ऐसे एलिमेंट होंगे, जब ए और बी दोनों एफ क्रॉस से होंगे तो इसका मतलब होगा ए टेंसर बी किसका एलिमेंट है? एफ क्रॉस टेंसर एफ क्रॉस का एलिमेंट है, ठीक है। अब ये भी जाहिर है कि एक्स टेंसर वाई प्लस वाई टेंसर एक्स, ये भी इसी का एलिमेंट होगा। इसी तरह से एक्स टेंसर एक्स, ये भी इसी का। असल में दोनों अगर वाई की जगह एक्स कर दें तो ये दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे ना, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर वो वही आ जाएगा वापस, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है वो एक ही चीज़ होती है, लेकिन अभी क्योंकि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चले अलग ही है, ठीक है, वो एक ही होता है असल में। तो दूसरा एक्स टेंसर एक्स, असल में ये जो है एक्स टेंसर एक्स वो इसके अंदर आ जाता है, इस वजह से अक्सर जो है आपको किताबों में नहीं लिखा हुआ नजर आएगा ये, जबकि एक्स वाई किसका एलिमेंट है? एफ क्रॉस का एलिमेंट है। तो ये हमने क्या किया कि एक इसका सब मॉड्यूल डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये सब मॉड्यूल जो हमने डिफाइन किया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये सब मॉड्यूल हमारे पास आ गया। अब हम एफ क्रॉस टेंसर एफ क्रॉस का कोशेंट लेंगे जी के साथ, ठीक है। इसको चलें ऐसा करें कि यू कहते हैं, नहीं ऐसा लगता है यू यूनिट है तो इसको वी कहते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, ये वाला जी है। अच्छा यार, ये कुछ और कर देना चाहिए मुझे, जी से कंफ्यूजन होती ही है। पी कर दूं? हाँ, पी कर देता हूँ, वरना क्यू से जो है रैशनल की कंफ्यूजन ना हो जाए। चलें, पी कर दिया, ठीक है। लेकिन बता दिया है तो फिर वो समझ जाइए कि वो ये है। तो ये इस तरह से जो है वो हमने वी कह दिया कि ये हमारे पास है। अब अगर हम इस तरह से एलिमेंट ले रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि एक्स टेंसर, या इस तरह से कर लेते हैं, ए टेंसर बी प्लस पी, तो ये किसका एलिमेंट होगा? ये वी का एलिमेंट होगा, जो कि है एफ क्रॉस टेंसर एफ क्रॉस वाई पी। भाई ये बताइए, मुश्किल तो नहीं लग रहा? मुश्किल लग रहा है? चले, हाँ पढ़ते रहेंगे, यूज टू हो जाएगी। पेपर तो खैर मैं उतना मुश्किल देता नहीं हूँ, लेकिन ये कि जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा,
ये आगे ए टेंसर बी प्लस पी ये इसका एलिमेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि पी जो है इसका सब ग्रुप है, ठीक है, या सब मॉड्यूल है इसका। ए और बी जो है वो किसके एलिमेंट्स होंगे, वेयर ए एंड बी जो है ये एलिमेंट्स हैं एफ क्रॉस के, एंड ए टेंसर बी जो है ये एलिमेंट होगा एफ क्रॉस टेंसर एफ क्रॉस का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब अगर इधर हम ए टेंसर बी की जगह ये वाला एलिमेंट लगाते हैं या ये वाला एलिमेंट लगा दें और इसको वी के अंदर देखें, तो x टेंसर y प्लस y टेंसर x प्लस p इक्वल्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर, कोसेट प्रॉपर्टी के मुताबिक इन v। इसी तरह से x टेंसर x प्लस p, तो ये हो जाएगा ये भी p के बराबर इन v। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन v में होगा, अदरवाइज ये f टेंसर f क्रॉस में तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबके, ये इसके अंदर हो जाएगा। अब हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं एक नई नोटेशन से, और वो होती है एफ क्रॉस। जाहिर है कि ये क्वेश्चन ले लिया, बार बार क्वेश्चन लिखना तो अच्छा नहीं लगेगा, और वी से तो पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज का क्वेश्चन है क्या है, तो वी आप तो ऐसी टेम्परेरी नोटेशन थी। इसको हम कहते हैं कि एफ क्रॉस वेज एफ क्रॉस, ये नोटेशन यूज करते हैं वेज की। इसका मतलब है कि वेज का मतलब ये है कि टेंसर का भी फर्दर आपने क्वेश्चन जब वेज आता है, कभी नाम सुना है वेज प्रोडक्ट का, नहीं, तो बहरहाल ये इसका जो है ये वेज आ गया, यानी वो जैसे टेंसर प्रोडक्ट था ये वेज प्रोडक्ट आ गया। टेंसर का टेंसर तो नहीं है, मतलब टेंसर का मतलब होता है कि बाइलिनियर रिलेशनशिप वो 3 आती हैं, तो वो तो नहीं है ना, ये तो नहीं और मजीद आ गई। मतलब ये कि प्रोसीजर आपने वही यूज किया और नए जो है वो रिलेशंस आपने डिफाइन करके उसका फर्दर आपने क्वोशंट ले लिया, ठीक है, यानी क्वोशंट का क्वोशंट ले लिया तो बात फिर सही है। क्योंकि हमें इन चीजों की भी जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन, कुछ फर्दर कुछ चीजें होती हैं, और ये मतलब ये कि स्पेशल चीजें नहीं है, मतलब ये एक मतलब जो है वो मतलब एक टर्मिनोलॉजी जो है ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है वेज प्रोडक्ट। इसी तरह से टेंसर प्रोडक्ट भी एक कॉमन। वेज प्रोडक्ट में एडिशनली ये 2 प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। वेज, इसको वेज कहते हैं हम, तो ये प्रोडक्ट, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं वेज स्क्वायर एफ क्रॉस, क्योंकि इसमें देखिए एक ही बात है ना, ये इसका मतलब है 2 एक जैसे, जब 2 अलग अलग हो तो वेज में अलग अलग भी हो सकता है। हम क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे ना तो वो एक जैसों का पढ़ेंगे, तो इस वजह से मैंने सिर्फ यही आपको बताया है, ठीक है। तो इस वजह से इसे वेज स्क्वायर एफ क्रॉस भी कह देते हैं। जैसे कि टेंसर प्रोडक्ट जब 2 एक जैसे का होगा तो टेंसर के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं और फिर उसके बाद वो लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो इसे हम वेज प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये कहलाता है वेज प्रोडक्ट, जैसे वो टेंसर प्रोडक्ट था ये वेज प्रोडक्ट होता है। इस वेज प्रोडक्ट में ये, तो इसका मतलब ये वेज प्रोडक्ट है वेज स्क्वायर एफ क्रॉस। वेज स्क्वायर एफ क्रॉस का मतलब ये होता है एफ क्रॉस वेज एफ क्रॉस, तो ये 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, अच्छा अब ये एलिमेंट, इस एलिमेंट को कैसे देखेंगे आप इसमें, अब इसका एलिमेंट जो होगा, जैसे वहां पे हमने कहा था कि वो टेंसर प्रोडक्ट होता है, तो अब ये वाला जो एलिमेंट होगा इसको हम कहेंगे कि ये एलिमेंट है ए वेज बी, यानी ए टेंसर बी प्लस पी। पी क्या चीज थी, वो सब मॉड्यूल था, यानी ये कोसेट है। तो इस कोसेट क्लास को हम नए तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा वेज, यानी ए टेंसर बी प्लस पी जो है ए वेज बी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है एक्स टेंसर वाई, तो ये हो जाए, और अगर ये पी नहीं लिखें हम, ये तो एलिमेंट ऐसे था ना, अगर हम पी नहीं लिखें
तो ये क्या हो जाएगा, x वेज y प्लस ये क्या हो जाएगा, y वेज x, और p अब ज़ाहिर नहीं लिखेंगे क्योंकि इस p को जब मिला के लिखते हैं तो ये वेज बनता है, और ये क्या हो जाएगा, 0 होगा इन f क्रॉस वेज f क्रॉस, जो कि वेज स्क्वायर f क्रॉस होता है। ठीक, तो ये क्योंकि एडिटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस वाई वेज एक्स, उसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इससे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा x वेज y इज इक्वल टू माइनस वाई वेज x, और इस रिलेशन को हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। अगर x वेज y बराबर हो जाए y वेज x के तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक, क्योंकि आपने पढ़ा था ना सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट में ही पढ़ाया था, ठीक है ना, यानी कि जब a कॉमा b जो है वो बराबर हो b कॉमा a की, इस तरह से जो था वो एंटी कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक, तो ये एंटी सिमेट्रिक आ गया। अगर मैं कहता कि वेज प्रोडक्ट बनाए, सिमेट्रिक वेज प्रोडक्ट बनाए, तो आप लोग कैसे बनाते, तो यहाँ नहीं, यहाँ माइनस थोड़ी हटता, यहाँ माइनस लगा देते प्लस के बजाय, अगर यहाँ माइनस लगा देते तो यहाँ रिलेशन कैसे बनता फिर, एक्स वेज वाई माइनस वाई वेज एक्स, जो कि वहां जाके फिर प्लस हो जाता और वो सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता, यानी वो वेज प्रोडक्ट क्या होता, सिमेट्रिक हो जाता। लेकिन नॉर्मली जो वेज प्रोडक्ट होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। लेकिन फिर आप बताते तो नोटेशन चेंज करके कुछ और कर, यानी कि रिलेशन इसका मतलब है खुद इस तरह से डाले जा सकते हैं। और इसी तरह से ये वाला जो है, ये वाला हो जाएगा x वेज x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ना, इसकी जगह आ जाएगा x वेज x, और ये p तो खत्म हो गया तो 0 आ जाएगा इन f क्रॉस वेज f क्रॉस वेज स्क्वायर f क्रॉस की इक्वल है इसमें। असल में ये होता है जब x की जगह y रख देंगे तो x वेज x बराबर हो जाएगा माइनस x वेज y के, और फिर जाहिर है कि वो फिर इधर आके खत्म ही हो जाएगा और आखिर में वो 0 ही बचेगा। तो वो इस वजह से इसके अंदर, लेकिन क्योंकि अभी मुझे लग रहा था कि आप लोगों को मुश्किल होगी तो मैंने अलग से जो है वो डिफाइन कर दिया, वो एक्चुअली उसी के अंदर आता है। तो आप जब लिटरेचर में देखेंगे या बुक वगैरह में देखेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला दिया होगा, लेकिन ऊपर वाले का मतलब यही होता है कि ये भी इसके अंदर है, एक्स वेज एक्स जो है वो 0 होता है। टेंसर में नहीं होता कि ये टेंसर है 0 हो जाएगा, लेकिन वेज प्रोडक्ट में जिस तरीके, क्योंकि उसकी वजह ही कि इसकी डेफिनेशन ऐसे, वेज प्रोडक्ट में ए वेज ए जो है ये एक्स वेज एच एक्स जो होगा वो 0 होगा, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये वेज प्रोडक्ट आ गया। जी भाई, ये वेज प्रोडक्ट समझ में आया, कहाँ से बना है, एक कोशेंट का मजीद कोशेंट ले लिया, टेंसर प्रोडक्ट खुद एक टेंसर वो जो है वो होता है कोशेंट मॉड्यूल होता है, उसका मजीद हमने क्या किया, एक और कोशेंट ले लिया, तो हमारे पास ये इस तरह से जो है वेज प्रोडक्ट आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेज प्रोडक्ट, क्योंकि हमें आगे चलकर ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि पूरी दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट, टेंसर प्रोडक्ट और वेज प्रोडक्ट। सारा काम हमें टेंसर्स में करना है, ठीक है, यानी हम जो होते हैं पॉलीलॉग्स के टेंसर्स लेते हैं, तो वो टेंसर्स में करना है, और या फिर वेज में होगा इस तरह से। तो ये चीजें जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, मेरे ख्याल से क्लियर है ये, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे, एक दो मरतबा देखेंगे तो आपको जो है वो चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद जो है फर्दर जो है वो आगे इसको चलते हैं और कुछ मज़ीद जो है वो चीज़ें आपको बताता हूँ। वेक्टर स्पेस का आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है। अब अगर मैं V2 लिख रहा हूँ तो हम, ये नोटेशन है बस V2, मुझे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताने की जरूरत तो नहीं है ना, मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पता है, वही मॉड्यूल की डेफिनेशन है वैसे ही, बस आर की जगह क्या आ गया, एक फील्ड आ गया, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे कि ये है
बल्कि ऐसा करते हैं, हाँ इस तरह कर देते हैं, इसको हम कहेंगे 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। बल्कि ऐसा करते हैं कि इसमें थोड़ा सा एफ भी डाल देते हैं, ताकि ऐसे V2F ऐसे लिखा, तो इसका मतलब होगा 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, या इन जनरल अगर हम ऐसे कर दें कि VNF कर दें तो ये होता है n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। ठीक है, ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ आपने लिख दिया। अब देखिए n की जगह ज़ाहिर है 3 आ जाएगा, तो फिर ये 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जब बात करते हैं तो शायद डायमेंशन की भी बात करते हैं। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या चीज होती है? उसमें बेसिस की तादाद, ठीक है, यानी कि एक वेक्टर स्पेस में जितनी बेसिस होंगी, बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे, बेसिस तो बहुत सारे, बेसिस के जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसकी डायमेंशन, ठीक है। जैसे R2 होता है, ये R1 है, तो R1 जो है या सिंपली R है, इसकी बेस से 1 होती है, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन 1 होती है। R2 होता है तो इसकी बेसिस 2 होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये उससे 1 से जनरेट होता है। उसकी डायमेंशन 2 होती है, एक होती है 1,0 और एक होती है 0,1। ये दो एलिमेंट हैं बेसिस में, बेसिस जनरेटर को भी कहते हैं ना, जनरेट। तो ये जो है, तो इस तरह से ये जो है 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर आर है, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर आर। या हम आर एफ वगैरह किसी की बात नहीं कर रहे, एफ कोई भी फील्ड हो सकती है इसमें, तो स्पेशली आर एक फील्ड होती है ना, हम आर की बात नहीं कर रहे। कोई कॉम्प्लेक्स फील्ड भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, ठीक है ना, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक फील्ड होती है। लेकिन जो है डायमेंशंस जो होंगी वो 2 होंगी, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि उसमें जो बेसिस हैं जनरेटर में वो हमारे पास 2 होंगे, ठीक है। इसी तरह से n जो है, इसका मतलब ये होगा कि जनरेटर जो है वो n होंगे। अब हम जो है वो क्या करते हैं, कोई बहुत मुश्किल तो नहीं लगता भाई, समझ में आ रहा है ये? अच्छा, अब इसके बाद CMVNF, ठीक है, ये डिफाइन करने जा रहा है, ठीक है, यानी ये वो जो काम किए थे वेक्टर जी एफ, तो VNF तो पता चल गया ना। अब उसके बाद CM भी बता दूंगा कि क्या है, तो फिर वो भी पता चल जाएगा। सही। अच्छा, ऐसा करते हैं कि CM के बजाय इसको थोड़ा छोटा करके, आसानी करके ऐसा करता हूँ, C2 और V2F, ऐसा, और इसको और छोटा कर देते हैं, ये जो F इतना सारा, C2V2। अब तो सही है, ये V2 समझ लें V2F है, सही है, V2 समझ लें V2F, यानी कि V2 है 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। अब ये C2 क्या चीज है, ठीक है, नहीं नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं है हाँ, V2 तो है 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, ठीक है। अब C2V2 क्या चीज है? अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि C2 में, C2 यानी C जो है, इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, एक अबीलियन ग्रुप बना रहे हैं। लेकिन अब वो जो अबीलियन ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, उसके जो जेनरेटर्स होंगे, वो जो अबीलियन ग्रुप होगा, वो जो जेनरेट हो रहा होगा, वो जनरेट हो रहा होगा 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से।
ठीक है, यानी ये समझ लीजिए कि ये चीज है वेक्टर स्पेस ओवर अ वेक्टर स्पेस, यानी वेक्टर स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, यानी कि अभी क्या होता है, जैसे कि अगर आप R2 के एलिमेंट्स लिख रहे हैं, यानी कि देखें इससे पहले जो है वो आपको ये बताऊं कि अगर R2 के एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि कोई एक एलिमेंट है R2 का A, B, तो वो इनकी जो बेसिस है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, यानी A1, 0 प्लस B 0, 1, या आप ऐसे कर दें A, 0 प्लस 0, B, इस तरह से आप लिख सकते हैं A, B को ये इस तरह से लिखा। तो इस तरह से ऑर्डर वे में R2 का एलिमेंट जो है वो अगर लिख रहे हैं, R2 का एलिमेंट जो है वो कैसे होगा, वो होगा A, B such that AB belong to R। तो अब अगर आप V2F2 का एलिमेंट V2F का एलिमेंट लिख रहे हैं तो वो कैसे होगा, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अब 2 डायमेंशनल के ऑर्डर पे की सूरत पे हम लिख देते हैं अमूमन, लेकिन इसका मतलब ये कि इसके बेसिस के एलिमेंट्स जो हैं वो 2 होंगे। ये यहाँ पे तो क्लियर नहीं होगा, इसके एलिमेंट्स आपको सिर्फ बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा X, Y, ये इसके एलिमेंट्स इस तरह से, सच दैट X, Y दोनों किसके एलिमेंट होंगे, V के एलिमेंट्स होंगे, V के एलिमेंट्स होंगे ना, X और Y। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, या इसको शॉर्ट करके आप X बार कर दें, यानी कि X बार एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, X बार, या ये समझ लीजिए कि एक वेक्टर है ना, ये आसानी के लिए ऐसा करता हूं इसको, ये नहीं, इसको नहीं मिटाता, नहीं ऐसे कर लेते हैं कि ये इसमें क्या है, L है, such that L belongs to V2, यानी कि L एक वेक्टर है जो कि किसका एलिमेंट है, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, यानी कि हर वेक्टर कैसा होगा, A, B की फॉर्म में। समझ में आ गई ये बात, जी। L जो होगा वो एक 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो ये A, B की फॉर्म में होगा। सही है ना, लेकिन नहीं क्लियर है तो मुझसे पूछ लीजिए। इसको जब L में लिख दें, मैं इसको ही X बार को ही L कर देता हूँ, समझ लीजिए कि ये L है। ठीक है, हाँ वेक्टर है तो जाहिर है वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, L तो अभी भी मैंने कहा है कि किससे बिलोंग कर रहा है, V से। नहीं, L यहाँ तो मैंने नहीं कहा कि V से बिलोंग कर रहा है, मैंने कहा तो V2 से तो बिलोंग करेगा। L 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है। L ये एक सिंगल उसकी, इसमें 2 कंपोनेंट होंगे ना, क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो 2 कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट X हो गया, दूसरा कंपोनेंट Y हो गया। अब हर कंपोनेंट जो होगा वो 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से होगा। ठीक है ना, यानी कि X जो है V से होगा, Y जो होगा वो V से होगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये आपके पास आ गया। अब ये चीजें हमें जल्दी जल्दी खत्म करनी है ताकि कल से जो है नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से हम जो है वो करें, पॉलीलॉग स्टार्ट करें। वो बताऊंगा, पहले ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है हम ये कह रहे हैं कि जो C है, ये नहीं, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, अब ये जो है ये एक अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, C2V2 ये एक अबिलियन ग्रुप है।
इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जो कि होता है फ्री एबिलियन ग्रुप। तो अभी ये समझ लीजिए कि ये हमने जी पढ़ा था, ये सब पढ़े थे, ये सारे फ्री एबिलियन ग्रुप होते हैं। अभी इसको छोड़ दीजिए कि फ्री एबिलियन ग्रुप क्या होता है, बस समझ लें हम जो पढ़ रहे हैं वो फ्री एबिलियन ग्रुप है। क्योंकि फ्री आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़िएगा फ्री एबिलियन ग्रुप का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर मैंने फ्री एबिलियन ग्रुप का कराया तो पूरी एक क्लास मुझे जो है फ्री एबिलियन ग्रुप बनाने में लग जाएगी। आसानी के लिए बस इतना समझ लें कि वैसे जिनकी बेसिस होती हैं, ऐसे ग्रुप जिनके जनरेटर्स होते हैं, वो फ्री एबिलियन ग्रुप होते हैं। बस इतनी, जिनके जनरेटर्स होते हैं उनके वो फ्री एबिलियन ग्रुप है। तो हमने जितने भी पढ़े उनके सबके जनरेटर थे ना, जनरेटर्स हो, सिंगल डबल की बात नहीं है, बस जनरेटर हो, जनरेट हो रहे हो तो इसका मतलब जनरेट हो सकते हो तो वो फ्री एबिलियन ग्रुप, ठीक है, बेसिस हो दूसरे लफ्जों में। ठीक, तो हमने जो पढ़े हैं उनमें ऐसा होता है, तो इस वजह से जो है वो इस वजह से, और बहुत सारी डिटेल में हमें नहीं जाना। अब ये C2 क्या होगा? C2V2 is a free abelian group generated by two vectors, यानी एक ऐसा फ्री एबिलियन ग्रुप है जो कि दो वेक्टर्स से जनरेट हो रहा है, लेकिन वो दोनों वेक्टर्स, ये दो वेक्टर कौन डिसाइड कर रहे हैं? ये C2 डिफाइन। अच्छा ऐसा करते हैं, ये दो दो एक जैसे हो गए ना, तो समझ में नहीं आएगा कौन से टू किसका है। जिससे इस वजह से ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं इस टू को चेंज कर रहा हूँ। ठीक, इस टू की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ C3। ठीक है, वो इस वजह से कि आप लोग कौन से टू किसके साथ है ये समझ में नहीं आएगा ना, अब समझ में, जनरेटेड बाई थ्री वेक्टर्स ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अच्छा देखिए, ये मैं वेक्टर स्पेस यहाँ रखी है मैंने, इसकी रीजन ये है क्योंकि आप लोग वेक्टर स्पेस को जानते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ भी रखा जा सकता है, यहाँ अफाइन स्पेस भी रखी जा सकती है। अफाइन स्पेस को भी मेरे ख्याल से जानते होंगे आप लोग, कभी नाम नहीं सुना अफाइन स्पेस का? MSc तो करके आए हैं आप लोग। हाँ, यूक्लिडियन डिफरेंशियल ज्योमेट्री, या आपने कोई यूक्लिडियन स्पेस तो होती है, यूक्लिडियन स्पेस है। अप्लाइड में नहीं किया किसी ने आप लोगों में से? अप्लाइड तो फिर तो सबको पता होना चाहिए अफाइन स्पेस क्या। डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ा है आप लोगों ने? तो अफाइन स्पेस के बगैर ही पढ़ लिया वो, तो फिर क्या पढ़ा है डिफरेंस? एक मिनट, तो इस तरह से जो है ये मैंने लिख दिया कि ये आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से लिखें, या इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लिख रहे हैं CMVN, तो ये क्या होगा? फ्री अबिलियन ग्रुप generated by M पॉइंट्स, या M वेक्टर्स कहते हैं। पॉइंट एक ही चीज है, वो वेक्टर ही होता है। M पॉइंट्स और M वेक्टर्स इन n dimensional वेक्टर स्पेस।
अब हमें पता वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, हमने क्या किया, आसानी के लिए यहाँ से एफ गायब कर दिया। बार बार इतना, क्योंकि लिखने में कितना अजीब सा लग रहा था कि वी एन एफ, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक लगता सी एम, यही शुरू में बताना चाह रहा था ना, तो मैंने बस इसमें से एफ ही गायब किया। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और गायब कर देते हैं इसको। ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं सी एम एन कर देते हैं। ये जो एन नंबर लिखा होगा ये उतने डायमेंशन की वेक्टर स्पेस होगी, तो जरा देखने में ऐसा लग रहा होगा कोई खतरनाक चीज नहीं है, ठीक है ना, वरना ये देखने। अब ये देखिए, ये कुछ सिंपल सा लगेगा, ये C3 2 हो जाएगा। अब C3 2 जो है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कोई ऐसी जो है वो मुश्किल सी चीज है, वरना ये शुरू में तो यही लिखवाया था ना मैंने, यही बताना था पहले डायरेक्ट आप। अब आखिर में बहरहाल ये बता ही दिया मैंने आपको, लेकिन ठीक, ये अगर आप इसको देखें तो ये वही है, CMVNF, ठीक है। ये जो है, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब जो है वो ये वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ये। तो ये हमारे पास जो है अबिलियन ग्रुप आ गया, ठीक। और अब इसके बाद ये अबिलियन ग्रुप्स हैं, इनके दरमियान मॉर्फिज्म्स होते हैं। ये मॉर्फिज्म्स जो हैं, ये सबसे पहले एक मैथमेटिशियन है ग्रासमैन, ग्रासमेनियन कॉम्प्लेक्स के नाम से हम इसे जानते हैं। और वो ये होता है कि उसने एक फंक्शन डिफाइन किया। वो फंक्शन, क्योंकि ये वो है अबिलियन ग्रुप्स हैं, तो इनके दरमियान जो है वो है होमोमॉर्फिज्म। तो एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया डी, जो कि CMN से CM-1 N में जा रहा है। इस होमोमॉर्फिज्म के का एक स्पेशल नाम होता है और वो कहलाता है बाउंड्री मैप। यानी कि डी जो है वो क्या है, डी इज बाउंड्री मैप। और ये बाउंड्री मैप क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। हाँ हाँ, नहीं डायमेंशन नहीं कम हो रही, एक वेक्टर कम हो जाएगा, यानी कि एक ऐसे ग्रुप में ले जाएगा, एक कम होगा, ठीक है। यानी बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये क्या हो जाएगा, यानी इसका मैप की डेफिनेशन कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि ये अगर लगेगा L1 L2 से कितने होंगे, LM तक होंगे ना, क्योंकि ये M वेक्टर्स हैं और हर एक की डायमेंशन n है, डायमेंशन चेंज नहीं हो रही। तो ये मैप्स टू कैसे होगा, ये इस तरह से होगा कि L1 मैप की अब डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन क्या होगी, L1 L2, अब एक कम में आएगा तो यहाँ से कितने पॉइंट्स हैं, ये M पॉइंट्स है ना। अब M-1 होंगे तो वो कैसे बताएंगे आप, वो इस तरह से बताएंगे कि Li जो होगा वो इसमें से गायब कर दिया जाएगा, तो उसको ऊपर हेड लगा देंगे हम। हेड लगाने का मतलब ये होता है कि उस चीज को हम वहां से हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, LM। तो इसका मतलब है कि इसमें से एक आई जो है वो गायब हुआ। अब वो कौन सा आई गायब हुआ है, ठीक है, तो जो आई गायब होगा उसके साथ हम लगा देंगे -1 की पावर आई। और तो ये तो कई आई गायब होंगे, पहले L1 होगा, फिर L2 गायब होगा, आई की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, और फिर अलग अलग उनके साथ क्या करें आपस में, क्योंकि ये एडिटिव ग्रुप्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन, यानी कि सम आई की वैल्यू 1 से n, ठीक है। आसानी के लिए इसको समझाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डी अगर मैप है
C3 2 के से C2 2 के दरमियान, या चलें ऐसे C4 3 से C4 2 से C3 2 के दरमियान एक मैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एलिमेंट होगा वो होगा L1, L2, L3, L4, इसके ऊपर D अप्लाई होगा। तो जवाब क्या आएगा? अब देखें जवाब किस तरह से होगा। ऐसे करते हैं, वो जरूरी नहीं है आप I लिखें, आप I+1 भी लिख सकते हैं। मैं I+1 लिख रहा हूँ, तो वो इस वजह से कर रहा था कि पहला पॉजिटिव आए। अच्छा नहीं लगता कि पहले ही नेगेटिव से शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है वो गलत हो गया, तो जो है, तो अब ये क्या करें, अब ये हो जाएगा I⁻, I+1 है, तो -1 की पावर 1 हो जाएगा, और गायब क्या करेंगे, L1 गायब करेंगे, यानी हो जाएगा L2, L3, L4। अब देखिए 3 आ गए ना, और ये L3 जो इसका मतलब L3 में कहीं से भी कर देंगे, रिजल्ट यही आएगा आपका। ठीक है, अब ये हो जाएगा +(-1 की पावर 2), नहीं I+1 का है ना हमने, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2, अब 2 रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, और अब L2 रिमूव किया तो L1, L3, L4 हो जाएगा, फिर +(-1 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि अब 3 रिमूव करेंगे, 3 + 1 4 होता है, तो ये हो जाएगा L1, L2, L4, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा -1 की पावर 5 और L1, L2, L3। तो अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L2, L3, L4 माइनस L1, L3, L4, फिर प्लस L1, L2, L4, फिर माइनस L1, L2, L3। अभी देखिए हर कोई इनमें से क्या है, C3 2 का एलिमेंट है, क्योंकि वेक्टर तो 2 डायमेंशनल ही थे, यहाँ भी 2 डायमेंशनल है, और अब कितने वेक्टर्स आ रहे हैं हर उसमें, 3, तो C3 में 3 होने चाहिए। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से समझ में आ गई ये बात? कहाँ पे सी तो किए, ये तो यहाँ लिख तो दिया I+1, यहाँ नहीं ये तो आई होगा, हम यहाँ I+1 कर रहे हैं ना, ये यहाँ कुछ भी कोई मसला नहीं होता, ये सब वैसा होता है। अब I+1 अगर आप आई रख देंगे तो बस ये होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, नहीं वो आप इससे जो करना चाह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी भाई, समझ में आ गई ये बात? अब देखिए ये मैप डी जो है वो इस तरह से जो है वो होता है, इसको बाउंड्री मैप कहते हैं। अब अगर हमारे पास, तो इसका मतलब है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे C5 2 है, और यहाँ से C4 2 पे जाएगा ये मैप, अगर डी यहाँ लिख देता हूँ बजाय इधर साइड में लिखने के, क्योंकि मैं आगे और बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ से ये मैप डी जो है ये इसको ले जाएगा C3 2 में। ठीक है, कंपोजिशन आपको पता है, अगर कंपोजिशन लेंगे तो यहाँ से यहाँ आना चाहिए, यहाँ का एलिमेंट यहाँ आ जाना चाहिए, तो ये कंपोजिशन होगा D.D, यानी कि इनका कंपोजिशन। तो पहले एक एलिमेंट लेंगे इसका, उस पर डी लगाएंगे, वो यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ जो एलिमेंट पहुंचा उस पर डी लगाएंगे तो उसको यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम ये ऐसा करते हैं तो एक खास बात होती है, यानी जब भी कंपोजिशन लेंगे तो आप देखिएगा वो खास बात ये होगी इसमें कि वो 0 हो जाए। कोई सा भी एलिमेंट किसी भी किस्म का लेंगे, जब भी 2 कंसेक्टिव मैप का आप कंपोजिशन लेंगे तो वो रिजल्ट यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम अपने इस क्लेम को वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, सिर्फ इसी में करके देखते हैं, जर्नल जो है वो आप बुक से देखिएगा, ये बुक में दिया हुआ है इसका। ठीक है, प्रूफ भी दिया हुआ है पूरा, तो ये हम इसमें देखते हैं। तो
बुक में ये सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए दिया हुआ है, सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के नाम से जो है वो बकायदा वो है, तो मैं उस तरह से नहीं करा रहा इसको। हाँ, वो समझ में सही से हो सकता है आपके ना आए, ठीक है। टोपोलॉजी में तो ये भी पढ़ा होगा फिर आपने, ठीक है। लेकिन बहरहाल हमें वो चीजें नहीं, मैं कुछ दूसरे तरीके से इसको पढ़ा रहा हूँ अलजेब्राइक वे में, ठीक है। तो जब हम जो है वो इससे एक एलिमेंट लेंगे तो वो होगा L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है। उसमें हम जब D लगाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख दूं मैं जरा जल्दी जल्दी, यानी L1, L2, सॉरी L1 ही गायब करेंगे ना सबसे पहले, तो L2, L3, L4, L5 होगा, फिर माइनस का साइन और L1, L2, L2 गायब करेंगे तो L3, L4, L5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जी, अच्छा आप बता रही हैं सही से, L1, L2, L4, L5, ठीक है, माइनस L1, L2, L3, L5, फिर उसके बाद प्लस L1, L2, L3, L4। इसके बाद क्या होगा, इस पे एक और डी लगा दीजिए, डी डॉट डी। इसमें जब एक और डी लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि L5 इस पे भी लगेगा, इसी तरह से इस पे लगेगा, इस पे लगेगा। अब हमने रूल क्या किस तरीके से बनाए, पहला प्लस, फिर दूसरा माइनस, फिर ऑल्टरनेट साइड में। ये इंडाइसेस तो बस ये बताने के लिए ना कि पहला कौन है दूसरा कौन है, बाकी तो इसकी कोई, तो हम इस तरह से ऑल्टरनेट साइन चलते, तो ऑल्टरनेट यहाँ भी ऐसी करेंगे, तो पहला छोड़ेंगे तो प्लस आएगा, तो L2, L2 तो छोड़ना है, L3, L4, L5, ये आ गया। अब ये जाहिर है इसमें जा रहा है क्योंकि ये जो था ये वाले एलिमेंट से LC42 में आ गए थे, अब ये इसमें जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस और दूसरा छोड़ देंगे हमेशा, अब जो हम कर रहे हैं उसके मुताबिक, पहला पॉजिटिव कर रहे हैं फिर दूसरा नेगेटिव, एंड ठीक है। तो अब पहला हमने छोड़ दिया L2 तो पॉजिटिव कर दिया, फिर दूसरा जोड़ेंगे तो L2, L4, L5, दूसरा नेगेटिव तो हुआ, पहला कहाँ नेगेटिव था वहां पर, ये तो सब पॉजिटिव है, इसी की कर रहे हैं, अभी दूसरी तरफ तो पहुंचे ही नहीं है। इसी के 4 आएंगे ना भाई, इसके 4 आए थे ना ये, हाँ ऐसे होगा 20 हो जाएंगे टोटल, ठीक है ना, हर एक के 4-4 आएंगे, तो इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, सबके 4-4 हो जाएंगे, ठीक है। वालेकुम सलाम। इसी तरह से अब इसके क्या हो जाएगा, फिर प्लस, यानी साइन हम जो है वो अल्टरनेट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा L2, L3, L5, फिर ये हो जाएगा माइनस L2, L3, L4। अब इसी तरह से इसमें करेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन पहले ही से है, तो वो इस तरह से हो जाएगा, पहला नेगेटिव आ जाएगा तो ये हो जाएगा L3, L4, L5, फिर दूसरा जो नेगेटिव आता है वो नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L1, L4, L5, फिर तीसरा पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा L1, L3, L5, फिर प्लस और ये हो जाएगा L1, L3, L4, फिर अब ये तीसरे वाले पे करेंगे तो ये हो जाएगा L1, L1 तो आप छोड़ देंगे, तो L1, L2, L4, L5, फिर उसके बाद माइनस L1, L4, L5, फिर उसके बाद प्लस L1, L2, L, जी पहले में प्लस फिर दूसरे, क्योंकि ये पहला प्लस था ना, इसका साइन प्लस, इस वाले को कर रहा हूं मैं, फिर माइनस L1, L2 और L4, ये चारों इसके हो गए। अब इसकी बारी है, तो ये हो जाएगा अब माइनस L2, L3, L5, फिर प्लस L1,
L3 L5 और फिर माइनस L1 L2 और L5 फिर प्लस, साइंस आप देखते रहिएगा कहीं मिस्टेक ना हो गई हो मुझसे, L1 L2 L3। अभी लास्ट वाला हम देखेंगे, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस L2, ये नहीं पहले तो प्लस ही आता है ना, जब पहला आप छोड़ेंगे तो प्लस आएगा, और L2 L3 L4 माइनस L1 L3 L4 फिर प्लस L1 L2 L4 फिर माइनस L1 L2 L3। अब देखिए ये जो पहला वाला L3 L4 L5 ये एलिमेंट है, ये प्लस के साथ है, और ये L3 L4 L5 ये माइनस के साथ है, कैंसिल हो गया। L2 L4 L5 L2 L4 L5 ये माइनस के साथ है और ये है प्लस के साथ, ये कैंसिल हो गया। L2 L3 L5 ये एक एलिमेंट है। आप लोग कॉपी कर रहे हैं क्या पहले? चलें पहले कॉपी कर लें, जल्दी से कॉपी कर लें ताकि मैं फिर इसका आप जो कैंसिलेशन है बता दूं। जी सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, यही तो आपको पहले बता रहा था मैं। यहाँ का कोई एलिमेंट लेंगे तो जब उसको यहाँ लेके आएंगे तो वो 0 हो जाएगा, ये बाउंड्री मैप। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया। देखें ये इससे कैंसिल हुआ, फिर ये इससे कैंसिल हो गया, और ये L2 L3 L4 और प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। इसी तरह से L2 L3 L4 माइनस का है और ये L2 L3 L4 जो है ये प्लस का है। इसी तरह से L1 L4 L5 ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल हो गया। L1 L3 L5 ये माइनस का है और ये प्लस का, कैंसिल हो गया। L1 L3 L4 प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल। इसी तरह से ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल। L1 L2 L3 ये प्लस का है और ये माइनस का, इसी तरह ये दोनों कैंसिल। तो ये हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सब में 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ, ठीक, जैसे कि शुरू में जो है ये हमने देखा था, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की एक अबिलियन ग्रुप्स की सीक्वेंस है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, तो अब अगर इसमें जो है वो, जैसे ये एक होमोमॉर्फिज्म है, ये एक मैप है, फॉर एग्जांपल F1 F2 Fn, ठीक है, सॉरी F3, और आगे कोई जाहिर है कि इस तरह से ये AR और AR+1 और यहाँ पे FR हो जाएगा, तो और यहाँ पे FR+1 होगा। तो अगर दो कोई भी कंसेक्टिव मैप्स जो हैं उनका प्रोडक्ट, यानी तमाम जितने भी इसमें मैप्स दिए हुए हैं, ये FR-1 होगा, FR FR-1, अगर ये जो है वो 0 आ जाए, ठीक है,
आर की किसी भी वैल्यू के लिए, यानी कि आर की वैल्यू अगर जो है ये जीरो मैप समझ लीजिए क्या होगा, कंपोजिशन है। हाँ, ये प्रोडक्ट जो मैं बोल रहा हूँ ये कंपोजिशन है इसका मतलब, ठीक है। कहीं भी मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। कहीं भी ये वैसे मैंने इस तरह से लिख दिया, ये जो है वो दूसरे उल्टा लिखना चाहिए था मुझे। हाँ, ये बाउंड्री मैप है, मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ। इनके जो वो है इंडाइसिस जो है लिख दिए, वो दरअसल एक और चीज होती है। को चेन बना दिया था मैंने। अभी इनको कुछ नहीं पता भाई, ये सब मैं वर्ड ही यूज नहीं कर रहा ऐसे, ठीक है। तो अब इसको जो है ना वो डिसेंडिंग में लिखना है। जैसे ये दरअसल आपको जो बताया था ना, देखिए डिसेंडिंग है ना, C5 से C4 में और इस पे जा रहा है। हाँ, एरो चेंज कर सकते थे लेकिन वो नहीं, फिर इनको परेशानी होती शायद। ऐसे कर लेते हैं AN और AN-1, AN-2, AR, AR-1 और A2 या A3, A2, A1 और ये जीरो। जीरो का मतलब जो है, ये जो होता है इसका मतलब होता है जीरो मैप। अगर ये जीरो यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो इसके अंदर, यानी ये भी एक मॉड्यूल है या अबेलियन ग्रुप है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वो है जीरो। और यहाँ पे जो फंक्शन है वो फॉर एग्जाम्पल अगर एफ नल है तो, या जीरो फंक्शन है, वो ये करेगा कि उस एक एलिमेंट को AN के जीरो पे ले जाए, ठीक है। ये एफ नल जो फंक्शन है, यानी इसके अंदर यहाँ पे जो ये ग्रुप है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा जीरो। तो जाहिर है कि ये फंक्शन जो है वेल डिफाइंड उस वक्त होगा जिसको उसको दूसरी तरफ के एक ही एलिमेंट पे लाए। और आपने पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी जो है वो हमेशा प्रिजर्व करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होमोमॉर्फिज्म इसको सिर्फ इसकी आइडेंटिटी पे लेके जाए, यानी ये जो मैप होगा यहाँ, इस वजह से इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑब्वियस होता है, ठीक है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी प्रिजर्विंग मैप होता है। तो ये इसकी आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, तब उस एक एलिमेंट को यहाँ पे कहाँ लेके जाएगा, आइडेंटिटी पे ही लेके जाएगा और कहीं भी नहीं, ठीक है। इसकी जो आइडेंटिटी है उस पर लेके जाएगा, तो ये ऑब्वियस है, लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आ जाए, ये जो है ये भी जीरो मैप होगा, लेकिन ये जीरो मैप कैसा होगा, ये जीरो मैप सर्जेक्टिव होगा। ये इंजेक्टिव था, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-to-1 मैप। ये 1-to-1 मैप होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट को एक के ऊपर लेके जा रहा है और इसके अलावा उधर कोई एलिमेंट ही नहीं है। ये मैप होता है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो डोमेन रेंज के एलिमेंट है वो सारे के सारे इमेज बन जाए। तो अब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है जीरो। एक ही एलिमेंट है और वो जीरो एलिमेंट है, तो जाहिर है कि वो जो है वो इमेज बन जाएगा। और वो इमेज कैसे बनेगा, ये वाला जो मैप होगा A1 के सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा और वो उन सबको इसके जीरो पे ले जाएगा, ठीक है। तो उन तमाम को इसके जीरो पे ले जाएगा, तो लिहाजा ये जो है ये इधर का जीरो मैप ये काम कर रहा होता है और इधर का जीरो मैप ये काम कर रहा होता है। इधर का जीरो जो होता है वो इंजेक्टिव या इसे 1-to-1 कहते हैं, और इधर का जो जीरो मैप होता है वो होता है ऑन टू या सर्जेक्टिव, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा जो है वो ये काम कर रहा था। सबकी समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके जीरो पे मैप करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैप का कर्नल क्या होगा, तो क्या कोई क्या बताए, नहीं भाई जी, A1 होगा इसका कर्नल पूरा। भाई जब ये मैप इस पूरे A1 को इसके जीरो पे ले जा रहा है, तो सारे एलिमेंट को जीरो पे लेके जा रहा है, तो पूरा ही कर्नल हो गया। तो इस मैप का कर्नल जो होगा वो A1 ही होगा, पूरा A1, ठीक है ना। और इस मैप का कर्नल तो जीरो होगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस मैप की इमेज क्या होगी, तो क्या बताएंगे, सिर्फ जीरो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिर्फ जीरो पे मैप कर रहा है, तो इसकी इमेज जो होगी सिर्फ जीरो होगी और इसका कर्नल भी सिर्फ जीरो होगा।
इसकी इमेज जो 0 होगी इस मैप की, लेकिन इसका कर्नल जो होगा पूरा A1 होगा। ये जो सीक्वेंस अबिलियन ग्रुप्स की दी हुई है, ये अच्छा यहाँ पे मैप्स लिख दूं ना, ये FN, FN-1, FN-2, FR, FR-1, F3, F2। अच्छा चलें, ठीक है, कोई उस नोटेशन से कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। यहाँ से F1 से शुरू कर देते तो FN-1 तक यहाँ पहुंच जाते। वेल, हर दो कंसेक्टिव जो है उनका प्रोडक्ट का मतलब कंपोजिशन मैप्स का अगर 0 आता है तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उस सीक्वेंस को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो सीक्वेंस अबिलियन ग्रुप की नजर आ रही है, अगर हम ये कह रहे हैं कि हर दो का कंपोजिशन लें और ये देखें कि वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कंपोजिशन। अब यहाँ जैसे हमने देखा था कि यहाँ क्या आ रहा था, 0 आ रहा था इन दो का, तो अगर इन तीनों को एक सीक्वेंस कंसीडर किया जाए और अगर ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, इन तीनों अबिलियन ग्रुप्स की जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, इज ए कॉम्प्लेक्स सिंस डी डॉट डी, डॉट का मतलब यहाँ पर कंपोजिशन है, वो 0 आ रहा है। ठीक है, 0 का मतलब ये कि उसके उसके अंदर जा रहा है, क्या कहते हैं उसे, आइडेंटिटी पे मैप हो रहा है। ठीक है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम? ये मुझे अब इसमें ये देखें कि ये जो हमारे पास था, हम इसमें भी जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं कि CM N और CM-1N, इसमें ये डी मैप है और जो उसकी डेफिनेशन आपको बताई थी उसके मुताबिक जो है वो डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब एक और जो है वो बाउंड्री मैप हम डिफाइन करते हैं। ये तो बाउंड्री मैप था, इस बाउंड्री मैप में जो है वो क्या हो रहा था कि बल्कि उसको उस दूसरे बाउंड्री मैप को भी रहने ही दें, बस ये अभी देखें कि ये इस तरह से जो है वो बाउंड्री मैप है और हम जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म जो है वो करते हैं। ये जो अबिलियन ग्रुप्स थे, ये मैंने आपको मतलब ये कि ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताएं, जैसे कि टोपोलॉजी में जो है वो पढ़े होते हैं सिंप्लेक्स के थ्रू, ये उस तरीके से नहीं पढ़ता है, हमने बिल्कुल उस तरह से पढ़ा है जैसे अलजेब्राइक वे में इसको हम पढ़ते हैं, मतलब अबिलियन ग्रुप कंसीडर करते हुए जो है वो हमने जो है वो इसे देखा है, ताकि आप सिर्फ कैलकुलेशंस जो हैं उसके ऊपर एम्फेसाइज जो है वो कर सकें। ठीक है, वैसे ही ये जो है मतलब इसको बाकायदा जो है वो ज्योमेट्रिक कन्फिगरेशंस जो हैं उनके थ्रू जो है वो बनाया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन हमने उस तरह से अभी फिलहाल जो है वो नहीं किया और हमें उसकी फिलहाल अभी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद आगे जो है वो मज़ीद जो है वो देखेंगे और ये हमने देख लिया कि ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये n की जगह कुछ भी हम डाल सकते हैं, n की जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं और इस तरह से जो है सीक्वेंसेस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये सीक्वेंस ये देखी थी C5-2 और C4-2 और C3-2, इस तरह से देखी थी। इसी तरह से हम ऐसे भी देख सकते हैं C7-3 फॉर एग्जांपल, C6-3, C5-3 और C4-3। इसमें भी यही होगा कि ये जो मैप्स हैं डी मैप्स, इनमें हर दो कंसेक्टिव मैप का आप प्रोडक्ट लेंगे या कंपोजिशन लेंगे तो ऐसी सूरत में वो भी आपको जो है वो 0 मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इसके बाद में C22 नहीं लिख रहा क्योंकि वो होता ये है कि वो 0 ही हो जाता है, C33 जो है वो 0 वाला बन जाता है, तो उसको
इस वजह से हम नहीं लिख रहे। वो कन्फिग्रेशंस के थ्रू हम जब करते हैं, क्योंकि ये आ वहीं से रहे होते हैं और बाद में वो, अभी हम इसकी बहस में नहीं जा रहे कि वो जीरो होता कैसे है, लेकिन वो बहरहाल वो जीरो होता है। ठीक है, तो ये जो है ग्रुप्स होते हैं। अब इसके बाद फर्दर जो है वो कुछ मजीद जो है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, कुछ जो है वो हम इस तरह से आते हैं कि एक ये चीज़ हो गई। अब अबेलियन ग्रुप जो है वो एक और जो है वो डिफाइन करते हैं, और वो कुछ इस तरह से होगा कि हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जी एफ, ये भी एक फ्री अबेलियन ग्रुप होगा। बहुत सारे हमने दूसरे अबेलियन ग्रुप डिफाइन किए थे, ये भी हम एक अबेलियन ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं जी, और इसको हम करेंगे फ्री अबेलियन ग्रुप है। तो फ्री अबेलियन ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा है कि इसके जनरेटर होंगे। ठीक है, हाँ ये वही चीज है। तो ये है फ्री अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये दरअसल मैं पहले बैकग्राउंड कुछ दे रहा था। अब वो आज तीसरी क्लास है ना, तीसरी क्लास आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि बस जल्दी से खत्म करके अब पॉलीलॉग आज की क्लास तक खत्म करके पॉलीलॉग्स जो है वो फिर स्टार्ट करें। तो इस वजह से ये ग्रुप्स और ये सारी चीजें जो है दायरे, क्योंकि इन लोगों का जो बैकग्राउंड है तो वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा हुआ है इन्होंने, वो भी वो वाला अंडर ग्रेड वाला एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता है बस। नहीं, वो टॉपिक्स अलजेब्रा नहीं, अब पढ़ना है तो इनको मॉड्यूल्स कुछ भी नहीं पता, सारी चीजें तो वो सब मैंने नहीं, वो टेंसर प्रोडक्ट मैंने बता दिया है इन्हें, लेकिन जाहिर है कि वो सिर्फ डेफिनेशंस कराएंगे, उसको डिटेल में जो है वो टेंसर प्रोडक्ट पता। इस वजह से जो है वो आज तीसरी क्लास है और हम अभी तक यहीं पहुंचे हैं। तो पॉलीलॉग जो है वो हम उसके बाद जो है वो जो है वो शुरू करेंगे, आपका भी रिव्यू हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो है आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स की भी जो है वो मदद कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप इनको जानते, मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अच्छा, ये फ्री अबेलियन ग्रुप है। जनरेटेड बाय द सिंबल। सिंबल बस ये मैंने समझी कोई टेक्निकल वर्ड है, बस सिंबल इसको इस तरह से कह दिया ताकि ये इस तरह से, ये नोटेशन है इसकी। ठीक है, हाँ, जनरेटेड बाय, अब वो बार बार जनरेटर लिखते तो अजीब सा लगता, जनरेटेड बाय द जनरेटर तो अजीब सा लगता, तो मैंने सिंबल लिखा। ठीक है, जनरेटेड बाय द सिंबल, ये हो गया। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू एफ। एफ जो है वो जाहिर है कि एक फील्ड है। ठीक है, एफ का जो है वो ये एलिमेंट है कोई भी, तो ये जो है वो इसका जनरेटर इस तरह से होगा। तो अब ये जो है वो एक जो अबेलियन फ्री अबेलियन ग्रुप है, तो आपने पढ़ा था कि हर फ्री अबेलियन ग्रुप जी मॉड्यूल होता है, तो ये जी मॉड्यूल भी है। हम इसे चाहते तो इसके बगैर ही लिख सकते थे, इस सिंबल के बगैर, लेकिन फिर उसमें ये होता कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती थी, क्योंकि दो एलिमेंट्स एक जैसे आते हैं वो एक दूसरे में, दरअसल होता ये है कि अगर दो एलिमेंट्स इसके आ रहे हों ऐसे, ठीक है, तो ये फिर ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अगर ये नहीं लगाते तो फिर हो सकता है कि उसको, अगर ये कोई वैसे नंबर नजर आते तो कोई गलती से दोनों को ऐड करके एक सिंगल नंबर ना कर देता। तो इस वजह से सिर्फ इस पर्पस के लिए ये नोटेशन करके ये सेपरेट किया गया है, ताकि आपको अलग अलग नजर आए। ठीक है, इसको इस तरह, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि MI A, वेयर MI जो है वो इंटीजर होगा, यानी कि इसको इस तरह से जनरली जो है वो आप बता सकते हैं कि MI जो है वो एक इंटीजर है और ये जो है वो इसका एक एलिमेंट होगा जी एफ का कोई भी, क्योंकि ये इसका जनरेटर है, तो जनरेटर का मतलब है कि इस तरह से। ठीक है जी,
ए भी आर्बिट्री, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट हो, नहीं एक ही है, नहीं मतलब ए का मतलब ए बिलोंग्स टू एफ का मतलब एफ का कोई एलिमेंट, अरे एफ का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक। तो ये मतलब नहीं कि एक सिंगल जनरेटर है, ये जहन में नहीं रहे आपका, ठीक है। यानी कि इसमें ये नहीं समझ लीजिए कि बेसिस जो है, नंबर ऑफ बेसिस जो है वो एक हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यानी ए जो है वो एफ का, यानी जितने एफ के एलिमेंट्स होंगे वो सब आप यहाँ रख सकते हैं, सब से जनरेटर बना सकते हैं, वो सारे इसके जनरेटर्स होंगे, ठीक है। और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उसमें इसके एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। तो इस लिहाज से ये जो है ये अच्छा खासा जो है वो बड़ा एलिमेंट है। अब उसके बाद आप, ये तो हमारे पास जी एफ आ गया, समझ में आ गई जी एफ, और इसके एलिमेंट्स इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब इसके बाद जो है वो इससे इससे बल्कि इसके बाद नहीं, इससे पहले मैंने आपको जब पढ़ाया था टेंसर प्रोडक्ट, तो उसके बाद ये पढ़ाया था आपको वेज प्रोडक्ट। वेज प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था। ये इनको अलग अलग मैंने सिर्फ इस वजह से लिख के दिया था कि ताकि इनको पता चल जाए कि हाँ भाई ये अलग अलग है, वरना इसके अंदर ही ये दूसरी वाली ये होती है लिखना, मतलब ये वाली तो छुपी होती है ना इसके अंदर, वो मैंने इनको इस वजह से बता दिया था कि अभी कहीं ऐसा ना हो कि, हाँ तो लेकिन दोनों इनको दिखा दिए ताकि जो है वो ऐसा न लगे कि वो कि ये तो थी नहीं तो ये इधर कैसे आ गई। तो हाँ वो कंडीशन लगा देते हैं और फिर उसके बाद ये कह देते हैं कि वो लगाती एक ही कंडीशन होती है बस, तो वो मैंने उस तरीके से नहीं बताया, क्योंकि इन जनरली वो उसी तरीके से बताया जाता है जो दूसरी बुक्स में है, लेकिन ये कि इस तरह से बताने में ये कि मेरा ख्याल है कि समझने में आसान। अब इसके बाद ये वाला जो फ्री एबिलियन ग्रुप है और जो दूसरा फ्री एबिलियन ग्रुप एफ क्रॉस वेज एफ क्रॉस, इन दोनों के दरमियान एक मैप जो है वो हम डिफाइन कर रहे हैं। ये मैप सबसे पहले सुसलिन ने डिफाइन किया था, एक मैथमेटिशियन है ए सुसलिन, इसे इसका नाम दिया था डेल्टा का नाम। एक मैप जो है वो डेल्टा डिफाइन किया था। अब जाहिर है कि मैप ये फंक्शन है, ये इसकी कोई डेफिनेशन होगी, वो डेफिनेशन जो है वो ये है कि जब ये मैप इसके एलिमेंट फॉर एग्जांपल एक्स के ऊपर लगेगा, ठीक, डेल्टा, अब यार एफ का कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना, तो उसके ऊपर लगेगा इस तरह, वो उसका जनरेटर होगा। तो जनरेटर के ऊपर हमेशा मैप जब डिफाइन करते हैं तो जनरेटर्स पे डिफाइन करते हैं, तो ये होता है 1 माइनस एक्स वेज एक्स, ये इस तरह से डिफाइन। कहीं पे हो सकता है कि एक्स वेज 1 माइनस एक्स होता है, लेकिन ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है 1 माइनस एक्स वेज एक्स, ठीक। ये इस तरीके से जो है वो डिफाइन हो, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये सिंपली एक मैप डिफाइन कर दिया। अब ऐसा करते हैं कुछ एलिमेंट्स हम इसके लेके देखते हैं सेट, और फिर देखते हैं कि उनके ऊपर मैप लगाते हैं, तो फिर उन एलिमेंट्स के ऊपर जब मैप लगाएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। नहीं नहीं 1 माइनस ही लिखा है, ये 1 माइनस यहाँ, हाँ मतलब इसकी डेफिनेशन ये और ये वेल डिफाइंड मैप है। हम यहाँ पे इसको इसकी वेल डिफाइंडनेस शो नहीं कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब एक होमोमॉर्फिज्म है, वेल डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एलिमेंट ले रहे हैं, बल्कि दो एलिमेंट लेते हैं, एक ये वाला x और प्लस 1 माइनस एक्स, और दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा प्लस था माइनस था बीजे, यही है, हाँ, सही है। ये दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, अब इनके ऊपर हम ये डेल्टा अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। ये बाद में ये जहन में रखिएगा कि ये क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा कि ये जो है मतलब इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो डेल्टा हम अप्लाई कर रहे हैं पार्शियल एक्स प्लस 1 माइनस एक्स पे। पहली मैंने बात बता दी होमोमॉर्फिज्म है डेल्टा,
तो दोनों पे अलग अलग लग सकता है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स इस पे भी लगेगा और डेल्टा 1 माइनस एक्स इस पे भी लगेगा। जब इस पे लगेगा तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वेज एक्स, ठीक है। फिर प्लस जब इस पे लगेगा तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद वेज और एक्स, तो एक्स जो क्या होगा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स है, ये बिल्कुल ही जा रहा है, ठीक। अब ये क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस एक्स वेज एक्स, फिर उसके बाद प्लस ये क्या बच जाएगा, इसके कैलकुलेट करें तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स वेज 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि ये जो वेज प्रोडक्ट होता है ये इस तरह से, इसमें अब ये समझ में आया कि उसका फायदा क्या हुआ, वो जो रिलेशंस बनाए थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि एंटी सिमेट्रिक होता है, यानी कि एक्स वेज वाई बराबर होता है माइनस वाई वेज एक्स के। तो ये अब 1 माइनस एक्स वेज एक्स हमने ऐसे ही रहने देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे माइनस 1 माइनस एक्स वेज एक्स, और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट जो है ये इस डेल्टा के कर्नल में रहता है, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं कि ये दूसरा एलिमेंट देख, समझ में आ गया ये आप लोगों के, सिंपल कैलकुलेशंस है। और डेल्टा जब हमने लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स का, तो ये दोनों पे अब डायरेक्टली मैं अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वेज एक्स, फिर प्लस अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स वेज 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वेज एक्स प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स वेज 1 माइनस एक्स, ठीक है। समझ में आई। अब आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, अभी मैं यूनिट वगैरह का बताऊंगा ना तो आप फिर लोग सब परेशान हो जाएंगे, तो मैं आसानी के लिए करता हूँ कि इसे x माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 1 वेज x की पावर माइनस 1 कर दो, ये तो समझ में आ गया। अब ये दोनों चीजें जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो क्योंकि ये वेज प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है टेंसर प्रोडक्ट भी तो है, तो वो टेंसर प्रोडक्ट के जो क्योंकि प्रोडक्ट है ये, क्योंकि आपने क्वोशंट लिया हुआ है तो जो पुराने रूल्स हैं वो सारे अप्लाई होंगे इसमें, यानी एफ क्रॉस टेंसर एफ क्रॉस के सारे जो बाइलिनियर रिलेशन है वो अप्लाई होंगे। तो फिर अब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वेज एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 1 सॉरी एक्स माइनस 1 वेज एक्स की पावर माइनस 1, फिर प्लस एक्स की पावर माइनस 1 वेज एक्स की पावर माइनस 1, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था ना तो ये 1 ओवर एक्स का मतलब एक्स इनवर्स है, ठीक है ना। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि ये जो आपके पास है ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्स वेज एक्स 0 होता है, तो एक्स इनवर्स वेज एक्स इनवर्स भी दोनों एक जैसे हैं तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। अब इसके बाद ये 1 माइनस एक्स वेज एक्स हो गया, और ये जो है माइनस 1, ये अब वहां पे वो मैंने आपको जो बताया था कि ये तो जो है उसका साइन बन जाता है या उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये प्लस और ये माइनस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 1 वेज एक्स, ठीक है ना। ये माइनस 1 आ गया, ये आपको याद होगा कि ये शुरू में बताया था मैंने, कहाँ चला गया,
ये इस तरह से भी कर सकते हैं, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमने ये यूज कर लिया, तो ये नेगेटिव हो गया। तो 1 माइनस एक्स वेज एक्स, और ये माइनस हो गया। अब ये जो x माइनस 1 लिखा हुआ है ना, x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स, ये दोनों जो है ना, वो दोनों एक दूसरे के एसोसिएट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो इसका क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से ये जो ग्रुप होता है उसमें ये यूनिट होता है। तो यूनिट अगर एसोसिएट होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप x माइनस 1 की जगह इसका एसोसिएट 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, ठीक। तो ये रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और ये उसका एडिटिव इनवर्स है। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में एडिटिव इनवर्स की कोई हैसियत नहीं होती, तो वो इस वजह से उसका हम उसको एसोसिएट कह रहे होते हैं। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 0, तो इसका मतलब है ये भी इसके जो है वो कर्नल में मौजूद है। तो हमें ये पता चला कि ये दो एलिमेंट इस तरह से हों तो ये दोनों इस मैप के कर्नल में होते हैं। आगे इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में और आगे करेंगे। बिल्कुल बैटरी जो है वो खत्म ही हो रही है।